मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, देखा जाए तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहां तक कि आज कोरोना वायरस संक्रमण काल में आयुष विभाग द्वारा जो औषधियां हमें दी जा रही हैं, वो भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुई हैं, जो आज हमें संक्रमण से बचाने में सहायक हो रही हैं। और जब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के प्रति संकल्पित हों और एक एक पौधा अवश्य रोपित करें। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं आयुष विभाग द्वारा दी जा रही औषधियों के बारे में कि किस तरह से ये आयुर्वेदिक औषधियां हमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में सहायक हैं। इस संबंध में हमने बात की निवाड़ी जिले की आयुष डॉक्टर रूपमाला भारती से। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, आज कोरोना वायरस संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है, आप इस वायरस संक्रमण को कैसे देखते हैं? कोरोना वायरस का जो संक्रमण, जो वैश्विक महामारी अभी इस दौर में चल रही है जी, उससे हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया प्रभावित है। जी जी। और इस महामारी का अभी भी कोई इलाज नहीं है। जो हमारे जो सामान्य उपाय है, इससे ही हम इसका बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अनुसार इस संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? मेनली तो इसमें हम अपना फेस और माउथ कवर करके रखें, मतलब मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। इसमें आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप, और भीड़ भाड़ के एरिया में आप ना जाएं जी। भीड़ भाड़ से जहां तक वो बचे, और जो भी आपके एरिया में बाहर से आ रहा है जी, उसको आप तुरंत से तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को या जो भी आपके पास में उनको सूचित करें, जांच करवाएं उनकी और उनको जांच के लिए प्रेरित करें कि आप जाएं और वहां जहां भी आपका कोरोना कंट्रोल रूम बना हुआ है या चेकिंग चल रही है, आप वहां जाके अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंट करें। वहां आपकी जांच हो जाएगी। उसके बाद आपको क्वारंटाइन, यदि आपके पास कोई सिम्टम वगैरह आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारा बचाव ही इस बीमारी से हमें बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आयुष विभाग के द्वारा भी कुछ दवाइयां लोगों को लेने के लिए सलाह दी गई है। हाँ, आयुष की गाइडलाइन के अनुसार पहले जो दवाई दी जा रही थी जी, उसमें आपके संसमनी बटी जा रही थी, सिरकटी छोड़ जा रहा था और अणु तेल। ये जो आयुष डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ये गाइडलाइन बनाई गई थी। इसके अनुसार हमने पूरे अपने आसपास के एरिया में पूरे सारे लोगों को ये दवाइयां घर घर जाके वितरित की हुई हैं। जीवन अमृत योजना के तहत हमारे पास जो त्रिकटु का काढ़ा है, उस काढ़े को हमें पिलाना है, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। जी जी। क्योंकि इस बीमारी से बचाव के लिए यदि व्यक्ति के अंदर पहले से ही रोगों से लड़ने की क्षमता है जी, तो वो व्यक्ति सेफ हो रहा है। क्योंकि इसमें अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। त्रिकटु चूर्ण में क्या करना है, आपको 50 ग्राम के पैकेट गवर्नमेंट की तरफ से सारे घर घर प्रति व्यक्ति को दिए जा रहे हैं पर फैमिली के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो उसमें आपको जो काढ़ा है, इसमें सौंठ, इलायची और पिपली, ये 3 चीजें दी गई हैं। इस काढ़े को हमें 5 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में, और फिर उसमें तुलसी के पत्ते डालने हैं। 3 से लेके 5 तक तुलसी के पत्ते उसमें डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, और फिर उसको हमें मध्य आंच में पकाना है। और जब वो पक के 1 लीटर से आधा लीटर हो जाता है, तो हमें घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको 10 से 15 ml दिन में 3 से 4 बार लेना है। इस तरीके से आप 7 दिन तक लगभग ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष औषधियों का उपयोग करें जी। उसके और इन चीजों के अलावा आप आयुष विभाग की तरफ से हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप गोल्डन मिल्क पिए जी, मतलब हल्दी डाल के पका के दूध पिए जी। और
इसके साथ ही आप गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते जाएं, क्योंकि ये वायरस का जो अटैक है सबसे पहले आपके माउथ और गले को कवर करता है। तो यहाँ का जो स्पेस है इसको हम इन दवाइयों के थ्रू और गर्म चीजों के थ्रू वहाँ का जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे जी, तो वायरस आपके अंदर ही एंटर नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि रहता भी है तो 2-3 दिन यदि वो वहाँ जा रहा है तो आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वैश्विक महामारी कोरोना के अलावा भी दूसरी आपकी जो बीमारी है उससे भी बचने के लिए आपको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल। आपने गोल्डन मिल्क की बात की है, तो गोल्डन मिल्क में कितनी मात्रा में हमें हल्दी का प्रयोग दूध के साथ करना है? 3 से 4 ग्राम हल्दी आप 1 गिलास दूध में डाल के बॉईल करके गर्म करके उसको आप लें। 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को। जी जी। हल्दी चूंकि आपकी एंटीबायोटिक है जी और एंटीसेप्टिक दोनों काम करती है, इससे आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा और जो इन्फेक्शन आएगा वो भी दूर हो जाएगा। जो आप ये जिनकी यहाँ पे सप्लाई जैसे नहीं हो पा रही है त्रिकटु चूर्ण की, तो वो घर में भी आप बना सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें जो घरेलू मसाले में जो चीजें रहती हैं वो ही आपको उपयोग करना है। सौंठ यूजुअली सभी के घरों में मिल जाएगी, दालचीनी भी मिल जाएगी, पिपली भी मिल जाएगी। इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में डाल के बॉईल करना रहता है। तो आप यदि कोई एरिया ऐसा है जहाँ आयुष विभाग की दवाइयाँ ना जा पा रही हों तो वहाँ पे ये सारे लोग आप अपने घर के मसालों से भी यूज करके अपने आप को सुरक्षित बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे तमाम श्रोताओं को और जो कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी इस संक्रमण से बचाने के लिए? मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले तो आप लोगों से दूरी बना के रखें, चाहे कोई काम हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, और जरूरी नहीं हो तो बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, मास्क लगा के रखें, अपने हाथ बार बार आधे 1 घंटे से धुलते रहें, और जहां पानी और साबुन की सुविधा ना हो वहाँ हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को दी डॉक्टर रूपमाला भारती जी। आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की निवाड़ी जिले की आयुष डॉक्टर रूपमाला भारती से। श्रोताओं, पिछले दिनों विश्व के अधिकांश देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन किया गया। सभी प्रकार के यातायात साधन, फैक्ट्रियां, मिल एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं। इसके कारण हमारी प्रकृति और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इस संबंध में हमने बात की ग्रीन ओलंपियाड के स्टेट कोऑर्डिनेटर और विज्ञान संचालक डॉक्टर सुशील द्विवेदी से। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले दिनों बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ था पृथ्वी के ऊपर। अब अभी जब से कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तब से पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ, और इस लॉकडाउन के दौरान यातायात के साधन थे वो सभी बंद रहे, फैक्ट्रियां बंद रहीं, सारी चीजें रहीं। तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव या अनुकूल प्रभाव पड़ा? मैं बताना चाहूंगा कि 24 मार्च से जो भारत में के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन घोषित किया गया, और इस दौरान से लेके अभी तक जहां दुनिया ने लाखों लोगों को खोया, लेकिन इस कोरोना काल में पर्यावरण का हाल बहुत अच्छा हुआ। हम और आप अगर देखें तो इस लॉकडाउन के दौरान प्रकृति अपनी मरम्मत खुद करती नजर आई जी। अब चाहे हम कुछ उदाहरण भी लेके देख सकते हैं, जैसे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब के जालंधर शहर से या चंडीगढ़ से लोगों ने अलग अलग ऐसी तस्वीरें साझा की जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, और वह उन तस्वीरों के द्वारा दिखाया कि कैसे उन्हें हिमाचल प्रदेश में स्थित धौलाघर जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो उन्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। या फिर हम और आप लोगों ने प्रदूषण कम होने की वजह से देश में नीले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों का दीदार किया। या फिर और दूर क्या जाएं, हमारी जो नदियां हैं जैसे जीवनदायिनी नर्मदा नदी या गंगा नदी या फिर यमुना नदी, इनके किनारे रहने वाले बासिंदों ने अलग अलग ढंग से अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया के द्वारा भेजा और बताया कि हमारी नदियों का जल
निर्मल हो गया। देखिए, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस गंगा को साफ करने के लिए सरकारों ने तमाम प्रकार के गंगा एक्शन प्लान से लेके नमामि गंगे अभियान चलाए और लगभग और उसमें थोड़ी सी मामूली सफलता ही मिली और उस गंगा को लॉकडाउन ने निर्मल कर दिया। या फिर हम कह सकते कि दिल्ली से जो नदी निकलती थी, जिसको एक नाले के रूप में तब्दील हो गई थी, यमुना नदी, उसको साफ देखकर लोगों ने उसकी फोटोज को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा और एक प्रकार से आईना दिखाया कि सरकारों ने या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी भी योजना बनाई, समितियां बनाई, पैसा खर्च किया, लेकिन उनके पैसे के स्थान पर और प्रकृति ने अपने आप को साफ किया, प्रकृति ने अपने आप को पुनः पुष्पित और पल्लवित किया। चाहे हम वायु प्रदूषण के रूप में भी देखें तो बहुत जबरदस्त हमें और आपको एक सुधार देखने को मिल रहा है। हम अलग अलग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। नासा एक अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है प्रतिष्ठित, उन्होंने अपने सैटेलाइट के माध्यम से तमाम प्रकार की ऐसी रिपोर्ट्स को समय समय पर दिया, जिसमें बताया कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे प्रदूषक कण होते हैं जिन्हें एरोसोल कहते हैं, उनके बारे में उन्होंने सूचना दी कि इनकी मात्रा लगभग 20 से 30% तक कम हो गई। एक पर्यावरण वेबसाइट है जिसका नाम है कार्बन ब्रीफ, अगर उसकी रिपोर्ट को देखें, या हम भारत के अपने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे हम CPCB कहते हैं, उसके भी अगर हम ताजा आंकड़े देखें तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन ने लगभग 37 सालों में पहली बार जो भारत में जो कार्बन इमिशन अर्थात कार्बन उत्सर्जन की जो बढ़त है उसके ट्रेंड को बिल्कुल पलट दिया। बहुत कम कार्बन इमिशन हुआ, लगभग 15% से लेकर 30% तक कमी देखी गई और एक प्रकार से हम जिसे कह सकते हैं हवा की गुणवत्ता अर्थात एयर क्वालिटी भी बहुत सुधरी। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि एयर क्वालिटी होती क्या है। एक्चुअली मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि 8 प्रदूषकों से मिलके एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसका उद्घाटन एक उनकी अवधारणा के अनुसार यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने ढंग से जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से उन्होंने इसका उद्घाटन किया और बताया कि जो 8 प्रदूषक होते हैं वो 8 प्रदूषक में एक होता है PM10, जैसे हम पार्टिकुलेट मैटर 10 कहते हैं, दूसरा PM2.5 नाइट्रस ऑक्साइड NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन O3, अमोनिया NH3 एंड लेड एक भारी धातु होती है, सीसा जिसे कहते हैं, इससे मिलके बनता है। इसके आधार पर वो जो उन्होंने CPCB ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए, वो बाकायदा जैसे हमारे अलग अलग शहरों में भोपाल से लेके लखनऊ, ये बड़े बड़े शहरों में ग्वालियर से लेके सिंगरौली, जगह जगह पे इन्होंने ये अपने इस प्रकार के सेटअप स्थापित किए। अब हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पे अगर हम देखते हैं, अगर हवा का स्तर 0 से 50 बताता है, 0 से 50 अगर दिखा रहा है तो ये बहुत अच्छी हवा मानी जाती है, मेरे आपके स्वास्थ्य के लिए, पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर 51 से लेके 100 के बीच में अगर उसका स्तर बताया जाता है तो ये संतोषजनक हवा कहलाती है, सेटिस्फैक्ट्री कहलाती है। अगर 101 से 200 बताते हैं तो ये मॉडरेट कहलाती है, ठीक ठाक हवा कही जा सकती है। लेकिन 201 से 300 के बीच में बड़ी ही खराब क्वालिटी में ये हमें और आपको हानि पहुंचा सकती है, और 301 से 400 ये बहुत ही जहरीली हवा हो जाती है, और 401 से 500 इतनी जहरीली हवा हो जाती है। तो अर्थात इतनी खतरनाक स्थिति पहले थी, लेकिन अब हमने क्या देखा, लॉकडाउन के दौरान वही जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ने हमें और आपको रिपोर्ट दी कि AQI का स्तर अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे भी देखा गया, दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में, भोपाल जैसे प्रदूषित शहर में, या ग्वालियर या सिंगरौली जैसे प्रदूषित शहर में। अब यहाँ पर श्रोताओं के मन में एक और धारणा बन रही होगी, वो सोच रहे होंगे कि ये PM2.5 और PM10 क्या है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, ये छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर या कण प्रदूषण भी कहा जाता है इनको। ये वातावरण में मौजूद होते हैं, ठोस कणों अर्थात सॉलिड जो पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल मिलके बनाते हैं। इन्हें हम और आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जो वायु प्रदूषण इतना गंभीर, देखिए हम लोगों ने दीपावली के बाद देखा था शहरों की, बहुत सारे शहरों की हवा बहुत जहरीली हो गई थी, जिसकी वजह से हमें और आपको सांस लेने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, विशेषकर उन लोगों को जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम थी, या फिर वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है 60 साल से ऊपर। हमको आज प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम जो ये वातावरण में सुधार हमें और आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहा है,
ये एक पॉज ना बन जाए, एक अल्प विराम ना बन जाए, इसको हमें कंटिन्यू रखना है अपनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज के द्वारा। वैश्विक स्तर पर जो ग्लेशियर पिघल रहे थे या ओजोन परत का छेद बढ़ रहा था, तो इसमें भी कोई अंतर आया है क्या इससे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है भाई साहब। ओजोन परत हमें और आपको ठीक वैसी ही प्रतिरक्षा देती है जैसे कि एक छाता या अम्ब्रेला देता है जी। और ये ओजोन परत हम जहाँ पर रहते हैं धरती की सतह पर, उससे लगभग अगर हम देखा जाए तो लगभग 50 किलोमीटर ऊपर ये परत पाई जाती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो हमारे जो सूर्य की रोशनी के साथ हमारी धरती पर आती हैं, लेकिन ये ओजोन की परत उन पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन हम और आप लोगों ने देखा था कि उसमें ओजोन की परत में छेद हो गया है, होल हो गया है, थिनिंग ऑफ दी ओजोन होल जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब इस लॉकडाउन के दौरान की जो ओजोन को हानि पहुंचाने वाले जो केमिकल थे उनकी बहुत कमी हो गई, चूंकि औद्योगिक गतिविधियां कम हो गई, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम CFC कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें HCF कहते हैं, या हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम HBFC कहते हैं, या हेलोन या मिथाइल ब्रोमाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या मिथाइल क्लोरोफार्म, इन सारे केमिकल को मिला के हम लोग यूजुअली CCl2F2 या डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, मीथेन भी कह देते हैं। तो ये जो मात्रा है ये इनकी बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से ये अब जो ओजोन की परत में ये जो प्रदूषक कणों की मात्रा कम होने से ओजोन की परत ने अपने आप में हीलिंग कर ली, अपने आप में उसको सही कर लिया। इससे हमें और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छाई देखने को मिलेगी। अब वो प्रदूषण हमारी धरती पर अल्ट्रावायलेट रे जो आती थी, जो हमें और आपको, जो गोरी स्किन वाले लोग हैं उनको कैंसर, स्किन कैंसर जैसी समस्या हो सकती थी, या उनकी आंखों में कैटरेक्ट हो सकता था, या फसलों में भी ये बहुत हानिकारक प्रभाव डालती हैं और उनमें फल या बीज नहीं बन पाते हैं। तो ये सारी स्थिति अब सुधरने की गुंजाइश बन गई है और अब सारा कुछ हमें और आपको देखना है। कुछ भूकंप वैज्ञानिकों ने, जैसे बेल्जियम की एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उनके वैज्ञानिकों ने उन्होंने भूकंप के ऊपर भी अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जो हम और आप लोग, इंसान लोग जब धरती पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग शोर निकालते हैं, कुछ ध्वनि निकालते हैं, जिन्हें हम सीस्मिक नॉइज कहते हैं। सीस्मिक वाइब्रेशन या सीस्मिक नॉइज कहलाती है। ये धरती की बाहरी क्रस्ट सतह पर कंपन के कारण धरती के भीतर एक शोर के रूप में सुनाई देती है। तो इसको नापने के लिए पहले एक डिटेक्टर की रीडिंग का सहारा लेना पड़ता था, उसे धरती की 100 मीटर की गहराई पे गाड़ा जाता था भाई साहब। लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान वैज्ञानिकों ने ये देखा कि धरती पर ये शोर बिल्कुल कम हो गया, प्रदूषक गतिविधियां कम हो गई, तो वो जो एक्सपेरिमेंट वो 100 मीटर नीचे करते थे, वो उन्हें धरती की सतह पर वो डाटा मिलने लगे और उनके द्वारा उन्होंने जब उसका अध्ययन किया तो देखा कि जो 1 से 20 हर्ट्ज वाली जो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी जो इंसानी गतिविधियों से पैदा होती थी वो बहुत ही कम हो गई और धरती हमारी बिल्कुल शांत हो गई और पुनः सुंदरता की ओर लौटने लगी। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की ग्रीन ओलंपियाड के स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं विज्ञान संचालक डॉक्टर सुशील द्विवेदी से। श्रोताओं, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते प्रदूषण के बीच हमें सजग होना होगा अपनी प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, तभी हम प्रकृति के इस नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रख पाएंगे और स्वयं भी खुश और सुखी रह पाएंगे। श्रोताओं, हमारे बीच हैं छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक नायडू जी। अशोक नायडू जी, आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी छतरपुर की कभी हमारे ओर से स्वागत, धन्यवाद। आप छतरपुर जिले के एक जागरूक पत्रकार हैं और वर्तमान में छतरपुर की क्या स्थिति है यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण की? देखिए, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी छतरपुर का इसलिए धन्यवाद देते कि कोरोना को लेके सरकार, प्रशासन और आकाशवाणी जैसी संस्थाओं द्वारा जन जागरण को जो जोर दिया जा रहा है उसको लेकर काफी राहत छतरपुर जिले को भी मिली है। वर्तमान की जहाँ तक बात है तो इसी का नतीजा है कि छतरपुर जिले से 12,105 कोरोना के जो सैंपल हैं वो भेजे गए थे अहमदाबाद, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 11,038 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी वर्तमान में 399 संक्रमित मरीज हैं कोरोना के, और
अभी तक कुल 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। 42 मरीज जो कोरोना के हैं वो एक्टिव हैं जिले में वर्तमान में, और अभी 360 मरीजों की रिपोर्ट आना शेष है, इसका इंतजार किया जा रहा है। उसमें जो भी होगा वो सबके सामने आपके भी माध्यम से जानकारी सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। देखिए, व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने जो आवश्यक है वो सब बनाई हैं और समय के पूर्व बना ली गई थी, लेकिन जो मरीज वहाँ रखे जा रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यवस्था उन्हीं के लिए बनाई गई है उस व्यवस्था में वो सहयोग करें। जो कचरा है, जो डस्टबिन रखी गई है उसमें डालें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बराबर उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये लापरवाही हो रही है और ये बात सामने निकल कर आती है, हम लोग स्वयं जाकर देख चुके हैं कि व्यवस्था में कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जो आवश्यक है वो सब व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन उसमें सहयोग करना बहुत जरूरी है। और सहयोग न करने के कारण ही लोगों को लगता है कि ये अव्यवस्था है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। छतरपुर जिला एक समय बिल्कुल कोरोना मुक्त था। आप क्या कारण समझते हैं? क्या प्रवासी मजदूर जब से आए तब से ही कोरोना वायरस संक्रमण का यहाँ पर शुभारंभ हुआ? बिल्कुल 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 सही बात आपने कही है। और ये आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि जो लोग यहाँ पर हैं, छतरपुर जिले में हैं, जो जन जागरण उनके लिए किया गया है, आपके भी माध्यम से किया गया, आकाशवाणी के माध्यम से, और लगातार किया जा रहा है, उसका परिणाम ये निकला है कि छतरपुर जिले के लोग तो उस चीज को समझ चुके हैं। और ये आशंका ये व्यक्त की जा रही थी जो काम की तलाश में या काम के लिए छतरपुर जिले से बाहर गए हैं और उनकी वापसी धीरे धीरे करके हुई है, कभी बहुत तेजी से वो वापस लौटे हैं, कभी धीरे धीरे आए हैं, लेकिन उनके आने के बाद प्रशासन हालांकि पहले से सतर्क था, उनको बराबर उन पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा नियम तोड़े गए। और जो केसेस एकदम से बढ़े हैं, प्रकरण बढ़े हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो बाहर से लौटे हैं उनके जरिए ये छतरपुर जिले में जो केस एकदम सामने से संख्या बढ़ी है, आपको भी इस चीज की जानकारी होगी और जो जिले के नागरिक भी जानते हैं कि छतरपुर जिला ग्रीन जोन में था। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये उम्मीद की जा रही थी कि अब स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन ये एकदम से जो बाहरी प्रवासी जिनको कहा जा रहा है वो लौटे हैं। और छतरपुर जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं और उनमें जो मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं वो बाहर से ही लौटे हैं। बिल्कुल। हालांकि उस पर भी नियंत्रण किया जा रहा है और उम्मीद है कि स्थिति धीरे धीरे तेजी से सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, अभी लॉकडाउन की क्या स्थिति है छतरपुर? लॉकडाउन में निश्चित रूप से लोगों को परेशानी तो हुई थी और कुछ लोगों की आदत बन गई है। समय जब था तो उसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब चूंकि वो भी सब नागरिक भी समझने लगे हैं कि ये लॉकडाउन बहुत जरूरी है और वो नागरिकों के लिए ही, हम आपके लिए है। थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन जीवन से बढ़ के ये परेशानी कुछ भी नहीं है। तो लॉकडाउन अब खोला गया है, सरकार ने उसको राहत दी गई है, तो इसका भी स्वागत हो रहा है और लोगों की ओर से भी बराबर इसमें सहयोग मिल रहा है। लेकिन एक चीज जो हम कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन आपको पूरी तरह से आजादी नहीं देता है, आपको स्वयं नियंत्रण रखना है और आपके अपने लिए है, तो इसका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, तो सिर्फ एक ही दिन लॉकडाउन हो रहा है आप संडे को? जी। अच्छा जी। और रात के कर्फ्यू की क्या पोजीशन है, जो रात को कर्फ्यू लगाया गया था? रात्रि में तो वो निश्चित रूप से जारी है। अच्छा जी। और लोगों ने और विशेष रूप से व्यापारियों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है और जो उसके लिए समय निर्धारित किया गया है, समय पर दुकानें वो खोल रहे हैं और समय से ही बंद कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हमें इतने बजे खोलना है, इतने बजे बंद करना है। और जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उनको भी मालूम है कि इससे पहले हम सामान खरीद लें और उस पर वो सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप तमाम श्रोताओं से, ये कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय करें? अंत में हमारा भी कहना यही है कि इसमें सावधानी ही आपका बचाव है। इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं पूरे देश में ये नियम लागू है और जहाँ जहाँ इन नियमों का पालन हो रहा है, जो जानकारियां मिल रही है, वो तमाम क्षेत्र कोरोना से मुक्त है, वहाँ इतनी समस्या नहीं है। तो यहाँ हमारा नागरिकों से, विशेष रूप से जागरूक नागरिकों से कहना है कि उनका ये दायित्व है
जो नासमझ है, जिनको जानकारी नहीं है, विशेष रूप से छोटे बच्चे और वृद्ध, उनको ये बताएं और सतर्क रहने के लिए वो भी निगाह रखें ताकि हमारा जिला जल्दी से जल्दी इस समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। अशोक जी, आपने महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी छतरपुर को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और अपने परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।